बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को माह मुबारक करार दिया है। आप फरमाते हैं, तुम पर रमज़ान का महीना आया है, तुम पर रमज़ान का महीना आया है जो एक बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से खैर और बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठाने का एक तरीका है कि आप अपने लिए एक सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाकर अपनी इबादतों में और जान डालें। अल्लाह ताला का फरमान है, लोगों ज़मीन में जितनी अपने माइक्स म्यूट करिए प्लीज। अल्लाह ताला का फरमान है, लोगों ज़मीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हें खाओ और पियो और शैतान के रास्ते पर ना चलो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आसमान से बाबरकत पानी बरसाया और उससे बागात और काटने वाले खेत को पैदा किया। अल्लाह ताला अल-आराफ में फरमाते हैं, ए औलाद आदम, तुम मस्जिद की हाज़िरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। आज हम जानेंगे कि रमज़ान के दौरान कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए, कैसी अपनी एनर्जी को बरकरार रखना है और कैसे एक सेहतमंद लाइफस्टाइल इख्तियार करके हम अपनी इबादतों को और बेहतरीन बना सकते हैं। ये प्रोग्राम को ख़ास ख़वातीन के लिए क्यों रखा गया है, क्योंकि अक्सर जो किचन का निज़ाम होता है वो ख़वातीन के हाथ में होता है। अगर आप इस नीयत के साथ कि आप जो कर रही हैं, जो ग़िज़ा अपने ख़ानदान को, अपनी आल औलाद को पहुँचा रही है, उसके ज़रिए वो अपने आप को इबादतों के लिए मजबूत करेंगे, तो आपको इसका भरपूर अज्र व सवाब मिलेगा। आज की हमारी जो इंस्ट्रक्टर है वो है डॉक्टर सुमैया पेटीवाला। इनका 17 साल का न्यूट्रिशन की फील्ड में एक्सपीरियंस है। ये बैंगलोर में एक क्लिनिक चलाती हैं और साथ ही साथ ये ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी लेती हैं। बिना किसी देर के हम डॉक्टर सुमैया पेटीवाला को दावत देते हैं कि वो अपना इल्म और तजुर्बे से हमें गाइड करें। डॉक्टर सुमैया जी। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम तो अस्सलाम अब वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम अपने वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस जुमले के साथ वेबिनार स्टार्ट करना चाहूंगी कि द मंथ ऑफ रमजान इज अ चांस टू रीसेट योर हेल्थ एंड ईमान बोथ। क्योंकि इस्लाम में हेल्दी होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने सेहत को एक बड़ी नेमत करार दिया है। और ये अल्लाह ताला की एक अमानत है जिसकी हमें हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। कुरान और हदीस दोनों में जिस्मी, ज़हनी और रूहानी सेहत की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, अस्सिहतु वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं जिसमें लोग बहुत धोखे में रहते हैं। एक है सेहत और दूसरा है फारिग वक़्त। ये सही बुखारी की मुस्लिम है। सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस में ये बताया गया है कि अल्लाह जो सेहत है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ एक तोहफा है और उसकी कद्र करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको सेहतमंद पैदा किया है। उमूमी तौर पर इन जनरल ज़्यादातर सब बच्चे जो है वो सेहतमंद होते हैं और जब वो बड़े होते हैं बहुत एज तक के सेहतमंद ही रहते हैं। तो सेहत जो है वो अल्लाह ताला ने हमें दिया है और उसको बेहतर बनाना और उसको उसको कायम रखना, सेहत को कायम रखना, ये हम पर फ़र्ज़ है। ये सही है कि बीमारी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन अ, अगर हम अपनी तरफ से अपनी सेहत की हिफाज़त करते हैं और उसको बेहतर बना के रखते हैं, तो हम पर कोई गुनाह नहीं है। और बीमारी जब अगर हम अपनी तरफ से सेहत को
प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी अगर बीमारी आती है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। लेकिन हम अपने हाथ से अपनी सेहत को बिगाड़ नहीं सकते हैं, ये इस्लाम में जायज नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, अपने हाथों से अपने आप को तबाही में ना डालो। ये कुरान में है और इसमें नहीं का सेगा यूज किया गया है, ना डालो। तो नहीं मतलब हराम है, अपने आप को अपने हाथ से तबाही में डालना हराम है। इस्लाम में अपने आप को तकलीफ देना या अपने आप को नुकसान पहुंचाना हराम है। और इसकी एक सूरत ये है कि आप बहुत सालों तक अनहेल्दी लाइफस्टाइल बरकरार रखें और बहुत सालों तक अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखें। ये एक तरीका है अपने आप को हलाकत में डालने का। या इसी तरह अगर आप बीमार हैं तो अपना इलाज ना करें, ये भी अपने आप को हलाकत में डालने का एक तरीका है और ये हराम है इस्लाम में। इसी तरह अ, सेहत का एक एक बेहतरीन फायदा ये है कि सेहतमंद रहने से इबादत करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि नमाज में हमें रुकू करना होता है, सजदे में जाना होता है, इसके लिए सेहतमंद जिस्म की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम सेहतमंद नहीं हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वज़न है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से नीज़ में पेन होने लगता है, तो सजदे में जाना मुश्किल हो जाता है, रुकू में जाना मुश्किल हो जाता है। तो सेहतमंद रहने से नमाज पढ़ने में आसानी होती है, रोज़े रखने में आसानी होती है, हज और उम्रा के फ़राइज़ अदा करने में आसानी होती है। इसलिए भी सेहतमंद रहना इस्लाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह प्रॉफ़ेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के लिए चंद लुक़्मे ही काफ़ी हैं उसकी सेहत के लिए। लेकिन अगर कोई अपना पेट भरना ही चाहे, तो उसे एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पीने के लिए और एक हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मॉडरेशन की अहमियत पर जोर दिया है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए इससे बुरा कोई बर्तन नहीं जो भरे, वो उसका पेट है। तो अगर भूख लगे तो कुछ थोड़ा ही खाना काफ़ी है। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुअमिनुल क़विय्यु ख़ैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़ि व फ़ी कुल्लिन ख़ैर। एक मजबूत मोमिन अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है कमजोर मोमिन से, लेकिन भलाई दोनों में ही है। इसका मतलब ये है कि एक मोमिन जब मजबूत होगा, जब वो सेहतमंद होगा, जब वो फिजिकली एक्टिव होगा, तो वो ज्यादा इबादत कर सकेगा और दीन की ज़्यादा खिदमत कर सकेगा और उम्मत के लिए ज़्यादा काम आ सकेगा। तो इसीलिए हमें सेहत की हिफाज़त करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और अपने आप को नुकसान पहुँचाना, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाकर ये हराम है इस्लाम में। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग। रूहानी अहमियत क्या है? फास्टिंग की रूहानी अहमियत। जी, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ। तो ये सब हम लोग ज़्यादातर सब लोग जानते हैं कि रोज़ा जो है वो हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसी तरह रोज़ा जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन और सब्र सिखाता है। हमें गरीबों की ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग के बारे में बोल रही थी। तो हम सबको पता है कि रोज़ा जो है वो हर बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है और रोज़ा जो है वो हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है, हमें सब्र करना सिखाता है, हमें एम्पैथी सिखाता है, हमें ये बताता है कि गरीब जो है जिनके पास खाने-पीने की चीज़ें नहीं है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती होगी और हमारे दिलों को नर्म करता है रोज़ा। और जन्नत में एक बाबुर रैयान है जो कि रोज़ेदारों के लिए ख़ास किया गया है और इसके बहुत सारे
दीनी फवायद हैं जो ज़्यादातर हम लोगों को पता है। तो आज हम लोग फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे इंशाल्लाह कि जिस्मानी फ़ायदे क्या हैं, रोज़े के जिस्मानी फ़ायदे क्या हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी और रूहानी फ़ायदों के साथ-साथ रोज़े के बहुत सारे जिस्मानी फ़ायदे भी हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी, तो रोज़ा जो है वो वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी दीनी अमल हम करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। अपनी आखिरत को सँवारने के लिए करते हैं, सवाब के लिए करते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हमें दुनियावी फ़ायदे भी बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि इस्लाम जो है वो एक कामिल दीन है। वो दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई का ज़रिया है। तो इसीलिए रोज़ा जो है वो भी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई का ज़रिया है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मंथ ऑफ रमज़ान इज़ अ चांस टू रीसेट योर हेल्थ एंड ईमान बोथ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो वो कैसे करता है? जब हम फास्टिंग करते हैं, जब बहुत देर तक कुछ खाना नहीं खाते हैं, तो जिस्म में हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कम पैदा होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज़ होता है। तो जब हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं, तो इंसुलिन रिलीज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है। मतलब जो ऐसा हार्मोन है जो वज़न को बढ़ाता है। जो भी हम खा रहे हैं उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। तो जब इंसुलिन रिलीज़ नहीं होता है, तो जो भी स्टोर्ड फैट्स हैं, वो एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं और बॉडी का जो ग्लूकोज़ लेवल है वो कम रहता है जब हम खाना नहीं खाते हैं। तो बॉडी में जो ग्लूकोज़ है वो कम हो जाता है, तो बॉडी जो है वो स्टोर्ड फैट को यूज़ करती है एनर्जी के लिए। इस तरह रोज़ा जो है वो वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इसी तरह रोज़े से इन्फ्लेमेशन कम होता है बॉडी में और सेल्युलर रिपेयर होता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो बॉडी में प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं जो प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स जो है जो केमिकल्स हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स उनकी रिलीज़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कम होता है और इन्फ्लेमेशन जो है वो ही ज़्यादातर बीमारियों की जड़ है। इसी तरह रोज़े से सेल्युलर रिपेयर बढ़ती है और बॉडी जो है वो अपने आप के अंदर जो मुर्दा सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, उसको खुद ही खा लेती है, उसको ऑटोफेजी कहते हैं। तो ऑटोफेजी बढ़ती है जिसकी वजह से जिस्म में जो भी डैमेज्ड सेल्स हैं, वो सब कम हो जाती है या खत्म हो जाती है और ये जो है जो रोज़े का जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह रोज़ा जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ में हेल्प करता है, हमारी गट हेल्थ में हेल्प करता है। वो कैसे करता है जब हम फास्टिंग करते हैं, तो जो गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो इम्प्रूव होते हैं। इसी तरह गट जो है उसको रेस्ट करने का टाइम मिलता है जो आंतें हैं, छोटी आँत, बड़ी आँत, इसी तरह इंटेस्टाइन बोलते हैं इंग्लिश में, उसको रेस्टिंग का टाइम मिलता है, रिपेयर का टाइम सादा, मिलता है। आपकी आवाज़ है ना वो बहुत लो आ रही है, क्लियर नहीं है। ओके। पहलदार हेल्थ जी, अभी आ रही है? अभी भी थोड़ी पीछे है। बेटर? ओ ओके, मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा ज़ोर से बोलने की। ये ठीक है। तो रोज़ा जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, वो इम्प्रूव हो जाती है और बहुत सारे डाइजेस्टिव
डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि आईबीएस वगैरह, ब्लोटिंग, गैस की शिकायत, ये सब को दूर करने में हेल्प करता है रोज़ा। इसी तरह रोज़ा जो है वो कैंसर की प्रिवेंशन में हेल्प करता है, रोकने में, कैंसर को रोकने में हेल्प करता है। क्योंकि रोज़ा जो है वो ऑटोफेजी, जैसे कि मैंने अभी बताई कि ऑटोफेजी करता है, जो डैमेज सेल है वो रोज़े की वजह से, रोज़ा रखने की वजह से वो सब डैमेज सेल जो है वो हमारी बॉडी से हटा दी जाती है। इस तरह रोज़ा जो है वो कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसी तरह रोज़ा जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अ, वो इस तरह बढ़ाता है कि फास्टिंग से जो हमारा हीमेटोपोइएटिक स्टेम सेल होती है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स बनती हैं, वो स्टिमुलेट होती है। इस तरह हमारा इम्यून फंक्शन बढ़ जाता है। इसी तरह रोज़े से इन्फ्लेमेशन कम होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ जैसे कि अ, ऑटो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, ल्यूपस वगैरह बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जो ऑटो इम्यून बोलते हैं उन्हें, वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह रोज़े से मेंटल क्लैरिटी और फ़ोकस बढ़ जाता है, क्योंकि फास्टिंग जो है वो एक डिसिप्लिन भी है। फास्टिंग की वज़ह से हमारे अंदर एक डिसिप्लिन पैदा होता है। हम सुबह में उठ के सुहूर करते हैं, वक़्त पर नमाज़ पढ़ते हैं रोज़े में। इसी तरह इफ्तार का टाइम भी फ़िक्स होता है, तो एक तरह का डिसिप्लिन आता है हमारी डे टू डे लाइफ़ में। तो डिसिप्लिन की वज़ह से और रोज़ा जो है वो सब्र को भी हमारे हमारे अंदर सब्र पैदा करता है। तो ये सब की वज़ह से मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। अ, जब सुबह से शाम तक हम लोग कुछ खाते नहीं, हालाँकि अगर हमारे सामने खाना है तो भी हम नहीं खाएँगे, कितनी भी प्यास लग रही है लेकिन हम रोज़े से हैं, तो हम पानी नहीं पिएँगे। तो इससे एक सेल्फ कंट्रोल जो है वो हमारे अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वज़ह से माइंडफुलनेस और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती हैं, डिसीज़न मेकिंग की ताकत हो ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह ये भी बताया गया है कि अ, रमज़ान के महीने में ज़्यादातर क्राइम रेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। ज़्यादातर मुस्लिम एरियाज़ में या मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसा ऐसा भी बताया गया है। इसी तरह रोज़ा जो है वो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को भी कम करता है, क्योंकि जब हमें पता चलता है कि जो गरीब हैं, जो हमसे नीचे वाले लोग हैं, जिनके पास खाना-पानी नहीं है, वो कैसे रहते हैं। जब हम खुद ये एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे अंदर सब्र आता है और सब्र जो है वो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। हम ये सोचते हैं कि जो भी हमारे साथ जो भी मुसीबत आ रही है या जो भी बुरे हालात हम पर आए हुए हैं, वो सब अल्लाह की तरफ से हैं और ये सोचकर हमारे अंदर सब्र आता है और ये भी एक रोज़े की ही एक नेमत है। इसी तरह रोज़े से कम्युनिटी बॉन्डिंग होती है। रमज़ान जो है वो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को मज़बूत करता है। हमारे अंदर उम्मत होने की फीलिंग पैदा करता है कि हम एक उम्मत है। ओके। तो अभी हम एक्चुअल न्यूट्रिशन की तरफ आते हैं कि रमज़ान में हमसे क्या-क्या गलतियाँ होती हैं। फ्रीक्वेंट ईटिंग मिस्टेक्स एंड हाउ इट हार्म्स आवर बॉडी। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमसे होती है, वो है ओवर ईटिंग ड्यूरिंग इफ्तार। तो इफ्तार में हम लोग क्या करते हैं, दिन भर भूखे हैं, इफ्तार जो वो बहुत बड़ा दस्तरख़्वान, उसमें बहुत सारी डीप फ्राइड फूड, बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग फूड ये सब होता है। तो ये ओवर ईटिंग जो होती है इफ्तार में, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और जो भी रोज़े के फ़वाइद जो अभी हम लोगों ने सुने कुछ देर पहले, वो सब फ़वाइद जो है वो इफ्तार में बहुत ज़्यादा खाना खाने की वज़ह से, वो पूरे फ़ायदे जो हैं वो ज़ाय हो जाते हैं। इसलिए इफ्तार के टाइम पे ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, डाइजेस्टिव स्ट्रेन होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो पूरा दिन आराम कर रहा था। तब अचानक हम लोगों ने उसमें बहुत सारी चीज़ें लाके डाल दी। तो डाइजेस्टिव स्ट्रेन की वजह से जो है वो अ, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत बोझ पड़ जाता है और
उसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, या किसी को लूज़ मोशन हो जाते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ब्लड शुगर अचानक बहुत ज़्यादा खा लेने की वजह से अचानक स्पाइक कर जाता है, ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए इसी तरह ओवर ईटिंग की वजह से वज़न बढ़ जाता है। ज़्यादातर सुनने में आता है कि रमज़ान है, अभी रमज़ान में हम लोग कैसे डाइट करेंगे, रमज़ान में तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। तो हालाँकि ये रमज़ान जो है वो बनाया गया है हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन ओवर ईटिंग की वजह से हम अपनी हेल्थ को और बिगाड़ लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सेकंड मिस्टेक है नॉट ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड्स। अब रमज़ान में जो ईटिंग विंडो है वो बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है कि आपको इफ्तार के बाद से सहरी तक के ही आप खा पी सकते हैं, बीच में सोना भी है थोड़ा बहुत। तो ईटिंग विंडो बहुत कम है हमारी, तो उसमें अगर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे पानी की तरफ, अगर ध्यान से पानी नहीं पिएँगे तो डिहाइड्रेशन के चांसेस हो जाते हैं। उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से हेडेक हो सकता है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, चक्कर आना, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, जैसे बैठ के अचानक खड़े होते हैं तो अंधेरा हो जाता है। वो सब डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। इसी तरह डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी किडनी जो है उसके ऊपर भी बहुत बोझ पड़ता है, और इसी तरह डिहाइड्रेशन से जो है वो सोचने-समझने की सलाहियत और फैसला लेने की जो सलाहियत होती है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाता है हमारा, और डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रोज़ों के दौरान रमज़ान में जब भी हमारी ईटिंग विंडो है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी या किसी भी तरह से फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करें। इसी तरह तीसरी गलती ये है कि कंज्यूमिंग डीप फ्राइड, शुगरी एंड प्रोसेस्ड फूड। जो खाना हमको ज़्यादा जो खाने की चीज़ें हमें रेगुलरली नहीं खाना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठा, या प्रोसेस्ड फूड, या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड जो हमें हमेशा नहीं खाना चाहिए, वो हम लोग इफ्तारी में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ये सोच के खाते हैं कि पूरा दिन तो भूखे थे, तो अभी खाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा गलत है, ये गलत है। इफ्तार के वक़्त हमें डीप फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है, डीप फ्राइड फूड से हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है बॉडी में, और ये जो डीप फ्राइड फूड होते हैं, ये हमारे स्टमक में बहुत देर तक रह जाते हैं। स्टमक एम्प्टिंग को डिले करते हैं, जिसकी वज़ह से इफ्तार के बाद भारीपन लगना, या बहुत नींद आ जाना इफ्तार के बाद, या फिर एसिडिटी हो जाना, ब्लोटिंग होना, ये सब शिकायतें होती हैं डीप फ्राइड फूड खाने से। इसी तरह बहुत मीठी चीज़ें, शुगरी फूड खाने से क्या होता है, अचानक हमारा शुगर लेवल जो है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वज़ह से बहुत सारा इंसुलिन रिलीज़ होता है, और फिर ब्लड शुगर जो है वो बहुत अचानक कम हो जाता है। इसलिए हमें अगर बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, तो एक साइकिल बन जाती है। पहले बहुत मीठा खा लेते हैं, तो शुगर बढ़ता है, फिर शुगर कम होता है, फिर हमें और खाने का मन होता है और भूख लगती है। इस तरह एक बैड साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा शुगरी फूड इफ्तार में नहीं खाना चाहिए। इसी तरह ये जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, मैदा मैदा वाले फूड, या एम्प्टी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा, शरबत वग़ैरह, रूह अफ़ज़ा, ये सब चीज़ें जिसमें सिर्फ़ शुगर होती है, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो ये सब खाने से बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वज़ह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इफ्तार में क्या खा रहे हैं। अपनी इफ्तारी का जो मेन्यू है, उसको बहुत सोच समझ कर आपको प्लान करना चाहिए। ओके? और एक मिस्टेक ये है कि हम सहूर को स्किप कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सहरी नहीं खाते हैं, बगैर सहरी के ही रोज़ा रख लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि सहूर और इफ्तार ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट मील है हमारे रोज़े के दिनों में। तो अगर सहूर स्किप करते हैं तो क्या होता है, दिन भर एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, और अगर आपने सहूर सहूर नहीं किया है तो उस वक़्त आपने पानी भी नहीं पिया, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और
दिन भर काम करने का मन नहीं होगा। इसलिए भी हम लोग देखते हैं कि अगर सुबह स्किप किए या सुबह में फूड चॉइसेस आपकी अच्छी नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो मुस्लिम्स हैं वो अ, काम काम अपना काम या तो कम कर लेते हैं या तो स्किप करने लगते हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं। हालाँकि रमज़ान में भी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हमारा जॉब है या जो भी हमारा फ़र्ज़ है वो सब उसी तरह होना चाहिए, जैसा गैर रमज़ान में हो। तो अगर आपकी सुबह स्किप हो गई है या अगर आपकी सुबह जो है वो हेल्दी नहीं थी या प्रॉपर नहीं थी, तो दिन भर एनर्जी लो रहती है, शुगर लेवल्स लो हो जाते हैं, बहुत भूख लगती है, फिर इबादत करने में भी मुश्किल होती है। तो इसलिए सुहूर कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ओके। कॉमन हेल्थ चैलेंजेस ड्यूरिंग रमज़ान। अगर हम लोगों ने अ, अगर हम लोगों ने अपना सुहूर और इफ्तार बराबर नहीं रखा, तो क्या-क्या हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं? सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ज़िक्र किया कि पानी कम पीने से या सहरी सुहूर स्किप करने से डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन के और भी कॉज़ेज़ हैं। डिहाइड्रेशन क्यों-क्यों हो सकता है? सबसे पहले ये कि हमने पानी ज़्यादा नहीं पिया, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं इफ्तार और सुहूर के दरमियान ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। तो नेक्स्ट डे जब आप रोज़े से होंगे उस वक़्त आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसी तरह चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीने से भी डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि ये चाय और कॉफ़ी जो है वो डायूरेटिक्स है। मतलब इसके पीने से आपको यूरिन ज़्यादा होगा, तो जो भी फ्लूइड है वो लॉस हो जाएगा। इसीलिए रोज़े के दौरान ज़्यादा चाय और कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। तो अगर आपको चाय या कॉफ़ी की बहुत आदत है, आम दिनों में बहुत चाय पीते हैं, बहुत कॉफ़ी पीते हैं और अगर अचानक आप रमज़ान में छोड़ देंगे चाय और कॉफ़ी तो उससे विथड्रॉल इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए रमज़ान आने से थोड़ा पहले, 1 महीना पहले ही आप अपनी चाय और कॉफ़ी को कम करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि रमज़ान में अचानक से छोड़ना ना पड़े। इसी तरह कभी गर्मी में अगर रमज़ान आ जाता है, तो भी डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मौके पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए हमारी ईटिंग विंडोज़ में। ठीक है। डिहाइड्रेशन के बहुत सारे नुकसानात हैं, उससे बीपी लो हो जाता है और बहुत प्यास लगती है। जो हमारे रमज़ान का जो रोज़ा है उसको ड्राई फ़ास्ट बोलते हैं। मतलब रोज़े के दरमियान हम लोग खा भी नहीं सकते हैं और पी भी नहीं सकते हैं, तो इसको ड्राई फ़ास्टिंग बोलते हैं। तो दिन भर जब हम खा पी नहीं सकते हैं तो प्यास का एहसास होते रहेगा अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो। इसी तरह बीपी लो हो जाएगा, इसी तरह किडनी के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा जिसकी वज़ह से किडनी स्टोन्स और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो इसीलिए डिहाइड्रेशन नहीं होने के लिए हमें मेजर्स लेना चाहिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा हेल्थ चैलेंज है फटीग एंड लो एनर्जी लेवल। तो बहुत कमज़ोरी लगना या काम करने का मन नहीं होना, ये सब हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? अगर आपने सुहूर स्किप कर लिया है तो हो सकता है। अगर आपने इफ्तार में बहुत ज़्यादा खा लिया खाना, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड, डीप फ्राइड ये सब जो अनहेल्दी फूड चॉइसेस हैं उसकी वज़ह से हो सकता है। या फिर अगर आपके खाने में फाइबर और प्रोटीन सफिशिएंट नहीं है, तो उसकी वजह से भी लो एनर्जी और फटीग हो सकता है या फिर पानी कम पीने की वजह से भी हो सकता है। इसी तरह डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी होते हैं बहुत लोगों को, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ये सब होता है। ये क्यों होता है? अगर आपके खाने में फाइबर ज़्यादा नहीं है या पानी कम पी रहे हैं, तो हो सकता है या फिर बहुत सारा खाना बहुत जल्दी-जल्दी खा लेंगे, ईटिंग लार्ज मील्स टू क्विकली, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड खा लेंगे, तो उसकी वजह से भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करने की वजह से ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं या वॉकिंग नहीं कर रहे हैं या
ज़्यादा जो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी होती है, जो डे टू डे काम होते हैं, वो सब अगर नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। रमज़ान में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हेडेक और इंक्रीज्ड माइग्रेन अटैक्स। ये दो बहुत कॉमन है, स्पेशली जो स्टार्टिंग के थोड़े कुछ रोजे होते हैं, उसमें जब बॉडी एडजस्ट होती है न्यू रूटीन से, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम होता है कि हेडेक होता है, या जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है उनको माइग्रेन का अटैक बढ़ जाता है। तो इसकी भी कुछ वजूहात हैं। सबसे मेन ये है कि अगर किसी को कैफीन की आदत थी, चाय या कॉफी की बहुत आदत थी, और अचानक उन्होंने चाय कॉफी पीना छोड़ दिया, तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। या पानी पी नहीं रहे हैं तो बीपी लो होने की वजह से भी हेडेक होता है। और स्लीप डिसरप्शंस की वजह से भी हेडेक होता है। अगर ज्यादा सो नहीं सक रहे हैं या स्लीप क्वालिटी आपकी बराबर नहीं है, तो उसकी वजह से भी हेडेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्टिमल मील फ्रीक्वेंसी। ये क्या है कि हम रमजान में कितनी बार खाना खाएं, 2 बार खा सकते हैं या 3 बार खा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सुहूर और इफ्तार करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सुहूर करते हैं और इफ्तार करते हैं और फिर डिनर भी करते हैं। तो बेस्ट क्या है? तो उसका जवाब ये है कि दोनों ही तरीका बेस्ट है। 2 मील मतलब सुहूर एंड इफ्तार। 2 मील का मतलब इफ्तार और डिनर नहीं है। 2 मील्स का मतलब एक एक सुबह की सुहूर और इफ्तार। तो ये भी सही है, या फिर 3 मील्स भी सही है। बैक कीजिए आप दूसरा। हम्म तो 2 मील लेना चाहिए या 3 मील्स लेना चाहिए? ओके, तो 2 मील मतलब सुहूर और इफ्तार, ये भी ले सकते हैं। तो सुहूर, इसमें आपको क्या करना होगा कि दोनों मील जो है, आपकी जो भी सुहूर है और इफ्तार है, दोनों को होलसम रखना होगा। और जो भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे खाने के, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर, ये सब हर मील में काफी होना चाहिए। तो आप 2 मील भी ले सकते हैं। या फिर अगर आपको 3 मील रखना है, सुहूर, इफ्तार और डिनर, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप एक पूरा सहरी, पूरी सुबह जो है वो आपकी कंप्लीट मील होना चाहिए। और फिर उसके बाद या तो आपका इफ्तार लाइट होगा और डिनर कंप्लीट मील होगा, या फिर आपका अ, इफ्तार जो है वो कंप्लीट मील होगा और डिनर जो है वो एक लाइट मील होगा। तो इस तरह आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मेथड जो है वो सही है, सिर्फ आपको फूड चॉइसेस जो है वो सोच समझ कर करना है। ओके, तो अभी हम सुहूर न्यूट्रिशन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सुहूर में आपको क्या क्या खाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। सुहूर जो है वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मील होती है। तो उसमें आपके फूड चॉइसेस जो है वो बेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई फाइबर फूड होना चाहिए। तो इसमें हाई फाइबर फूड में क्या क्या हो सकता है? ओट्स हो सकता है, नट्स हो सकता है, या फिर ओट्स पॉरेज ले सकते हैं। होल ग्रेन्स जैसे कि होल व्हीट ब्रेड, रोटी, होल व्हीट पास्ता, कुक्ड वेजीज, तलबीना विथ नट्स एंड डेट्स, ये सब ले सकते हैं। मिलेट्स ले सकते हैं, जैसे कि मिलेट खिचड़ी हो गई, या मिलेट रोटी विथ वेजीज। इसी तरह लेग्यूम्स एंड दाल्स, ये सब जो है वो हाई फाइबर फूड है, और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब जब आप ये खा लेंगे तो इनको हजम होने में बहुत टाइम लगेगा, और इस तरह आपको थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलते रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हाई फाइबर एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो आपकी सुहूर में होना ही चाहिए, जिसकी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम होते हैं, हेडेक, डिजीनेस, फटीग, ये सब नहीं होगा, अगर आपकी सुहूर में हाई फाइबर कॉम्प्लेक्स कार्ब हो। तो आपको अ, क्या नहीं लेना चाहिए फिर सुहूर में? हाई फाइबर अगर ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले रहे हैं, तो कौन सी चीजें नहीं लेना चाहिए?
तो जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो नहीं लेना चाहिए। सिंपल कार्ब्स मतलब शुगर कंटेनिंग फूड और मैदा कंटेनिंग फूड, कॉर्नफ्लावर, इसी तरह राइस, वाइट राइस, ये सब जो है वो सिंपल कार्ब्स होते हैं, तो ये अवॉइड करना चाहिए। ओके। इसके अलावा लीन प्रोटीन, सुअर में जो है वो प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं, अगर सुबह में आपके प्रोटीन नहीं होगा, तो आपकी बॉडी जो है वो आपकी मसल्स को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी के लिए यूज कर सकती हैं, अगर आपके पास आपके सुबह में इनफ प्रोटीन नहीं है तो तो मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए। और इसी तरह प्रोटीन जो है वो हमें सटाइटी देते हैं, मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं हमको प्रोटीन। इसी तरह प्रोटीन जो है वो स्वीट क्रेविंग्स के को रोकते हैं। प्रोटीन, इनफ प्रोटीन अगर हमारे शरीर में है तो हमें मीठा खाने का जी नहीं होगा, मीठा खाने का मन नहीं होगा। स्वीट क्रेविंग्स को रोकते हैं, तो इसीलिए लीन प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। तो लीन प्रोटीन की एग्जांपल हो सकती है एग, फिश, इसी तरह लीन मीट, कर्ड या पनीर, टोफू या टेम्पे, ये सब जो है वो गुड क्वालिटी लीन लीन प्रोटीन होते हैं। गुड क्वालिटी प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें सभी अमाइनो एसिड मौजूद हो जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। तो गुड क्वालिटी प्रोटीन जो है वो एग्स में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, इसी तरह फिश और चिकन, लीन मीट, ये सब में गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है। और वेजिटेरियन सोर्सेज में पनीर, टोफू या टेम्पे, ये जो है वो गुड क्वालिटी प्रोटीन देता है। तो गुड क्वालिटी प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में आपके शहरी में होना जरूरी है। इसी तरह फाइबर होना भी बहुत जरूरी है। फाइबर कैसे मिलेगा हमें? फाइबर जो है वो वेजिटेबल्स से मिलेगा, नट्स, पल्सेस, ये सब से हमें फाइबर मिलेगा। सैलेड, कुक्ड वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, ये सब हमें फाइबर देंगे। तो इनफ फाइबर होना भी जरूरी है। और हेल्दी फैट, तो फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और फैट जो है वो बॉडी फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं उससे, और सेल, हर सेल के ऊपर फैट होता है। तो फैट जो है वो कोई बैड नहीं है एज सच, लेकिन उसके सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सोर्स से आप वो फैट हासिल कर रहे हैं। तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि विजिबल सोर्सेज जो है उसको कम करें, जैसे कि घी, ऑयल, बटर, ये सब कम करके हेल्दी सोर्सेज को हम लोग इंक्लूड करें अपने सहूर में। तो हेल्दी फैट्स क्या है? नट्स है, सीड्स है, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, ये सब जो है वो हेल्दी फैट्स है। ओके। तो सैंपल मेन्यू क्या हो सकता है आपके सहूर का? बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। तो हाई फाइबर में आप ओट्स इंक्लूड कर लीजिए, या रोटी, होल व्हीट ब्रेड इंक्लूड कर सकते हैं, तलबीना इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह खिचड़ी जो राइस और दाल से मिलके बनती है, ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्ब हो जाता है। जब आप राइस के साथ में दाल ऐड कर देते हैं तो उससे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है राइस की, लेकिन दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। बहुत थोड़ी सी दाल रहेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह फाइबर के लिए आप मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं, और सैलेड ले सकते हैं। इसी तरह हाइड्रेशन के लिए सूप या मिल्क, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी सहरी में। रिहाइड्रेटिंग फ्लूइड्स इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह मेरा कुछ मैटर है क्या? ओके, इसी तरह आलमंड मिल्क या फिर फ्लेवर्ड वाटर, ये सब हाइड्रेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इफ्तार न्यूट्रिशन देखते हैं कि इफ्तार में आपका दस्तरखान जो है वो कैसा दिखना चाहिए। ओके। तो इफ्तार में जो डेट्स है वो तो हमारी सुन्नत है। डेट्स खाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खजूर और पानी से अपनी रोजे को इफ्तार किया करते थे। तो एक खजूर या 3 खजूर, डिपेंड करता है कि आपकी कैलोरी नीड्स क्या है
और दूसरी कौन-कौन सी चीज़ें आपके इफ्तार में हैं। तो एक तो डेट्स एंड वाटर तो होना ही चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स जो है वो होना चाहिए हमारे इफ्तार में। फ्रूट से भी आपको थोड़ा हाइड्रेशन मिलेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स ये सब मिलेंगे। तो 2 टू 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स आपके इफ्तार में होना चाहिए। इसी तरह फाइबर के लिए आप पल्सेस और लेग्यूम्स ऐड कर सकते हैं और कुक्ड वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं और लीन प्रोटीन भी होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया कि प्रोटीन जो है वो हर मील में होना ही चाहिए हमारे। तो लीन प्रोटीन में चिकन, ग्रिल्ड चिकन, फिश या लीन मीट आप इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर रिहाइड्रेटिंग ड्रिंक होना चाहिए कोई भी जिससे आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड रिप्लेनिश हो सके। क्योंकि इफ्तार में हमें क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। तो मीठा, शुगर कंटेनिंग फूड नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं शरबत जो कि बहुत मीठा होता है उसी से रोज़ा खोलते हैं। हालाँकि डेट्स जो है वो काफ़ी है हम लोगों को उससे सिंपल कार्ब्स भी मिल जाता है और उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं। लेकिन जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रूट जूसेस जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, उसमें कैलोरी डेंसिटी ज़्यादा होती है लेकिन न्यूट्रिशन बहुत ही कम होता है या नहीं होता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह डीप फ्राइड फूड जो है वो इफ्तार में बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। उससे आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, लूज़ मोशन ये सब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए डीप फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए और हेवी डेज़र्ट्स जो है वो भी इफ्तार में आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके। तो फिर क्या खाना चाहिए आपको? जब ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे दस्तरख़्वान पे होती है इफ्तारी में, वो सब तो हम लोगों ने अवॉइड करने के लिए कह दिया, तो फिर क्या खाएँगे? तो जो भी आप लोग खाते हैं उसको उसका हेल्दी स्वैप मतलब अगर डीप फ्राइड है, तो डीप फ्राइड के बदले में आप उसको एयर फ्राई या ग्रिल या कम तेल में फ्राई करके खा सकते हैं। और शुगर नहीं खाना है तो उसके बदले में फ्रूट्स जो है वो खा सकते हैं, ठीक है? और अ, हेवी डेज़र्ट्स नहीं खा के आप फ्रूट स्मूदी ले सकते हैं विदाउट स्ट्रेनिंग द फाइबर बगैर छाने जब आप फ्रूट को जस्ट मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं, उसको छानते नहीं, तो वो स्मूदी हो जाती है, वो ले सकते हैं। और रिहाइड्रेशन के लिए आप सूप ले सकते हैं। अब चिकन है जैसे कि ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, चिकन कबाब या फिर फिश कबाब ये सब आप ले सकते हैं। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसकी बनाने का तरीका जो है वो प्रॉब्लमैटिक होता है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो भी नॉन-वेज फूड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाल देते हैं, उसको डीप फ्राई कर देते हैं या बहुत सारे तेल में उसको पका लेते हैं। तो उसकी जो बेनिफिट है वो कम हो जाती है, उसका नुकसान जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ों को आप हेल्दी ट्विक करके अपने इफ्तार में ऐड कर सकते हैं। जी, तो बैलेंसिंग सुहूर एंड इफ्तार फॉर सस्टेन्ड एनर्जी। तो अगर आपको आपका जो फास्ट है, आपका जो रोज़ा है, वो बहुत ही स्मूथली जाए, आप अच्छी तरह इबादत कर सकें, आप बीमार एक ना पड़े सेकंड, रमज़ान में। ये कौन इमोजीज लगा रहा है बोर्ड पर? इससे तो डिस्टरबेंस आ रहा है, ये मत करिए जो भी कर रहा है ये। आपको हम रिमूव कर देंगे मीटिंग से। इंशाल्लाह उस ताला कंटिन्यू करेंगे। जी। तो सुहूर और इफ्तार जो है अगर आप बैलेंस करते हैं बराबर से, तो आपका रोज़ा जो है वो बहुत ही आसान रहेगा। आपको इबादत करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाएँगे और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ इबादत कर पाएँगे। आपका ज़हन जो है वो बिखरेगा नहीं, भूख की वजह से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और प्यास की वजह से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को इंक्लूड कीजिए अपने सुहूर और इफ्तार में। प्रोटीन तो आपके सुबह और इफ्तार में होना बहुत ज़रूरी है और शुगरी फूड जो है वो अवॉइड कीजिए, ठीक है? हाइड्रेशन को कैसे मेंटेन करें? रमज़ान में हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करें? ज़्यादा से ज़्यादा पानी कैसे पिएँ?
तो दिन जब आप इफ्तार और सुबह के दरमियान का जो टाइम है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहने की कोशिश कीजिए। एक साथ बहुत सारा पानी पीने के बजाय थोड़ा-थोड़ा पानी थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के साथ पीते रहिए। तो एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी आपको लेना चाहिए रमज़ान में भी। इसी तरह जो हाइड्रेटिंग फूड है, वो अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। जैसे कि फ्रूट्स, वाटरमेलन, कुकुम्बर, सूप, ये सब जिसमें ज़्यादा पानी होता है, ऐसे खाने जिसमें पानी ज़्यादा होता है, उनको आप अपने खाने में इंक्लूड कीजिए और कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स जो है उसको लिमिट कीजिए। टी, कॉफ़ी और जो एनर्जी ड्रिंक्स होती है, जो उसमें भी कैफ़ीन होता है, जो एनर्जी ड्रिंक्स होती है उसमें कैफ़ीन होता है। तो ये सब जो है वो लिमिट कीजिए। स्टॉप करना सबसे अच्छा है, लेकिन जो स्टॉप नहीं कर सकता है वो एटलीस्ट उसको कम कर दे, क्योंकि इसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन होता है। इसलिए कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स को लिमिट करना चाहिए। इसी तरह जो ईटिंग विंडो है उसमें रिहाइड्रेटिंग ड्रिंक्स को इंक्लूड कीजिए जैसे कि बटर मिल्क हो गया, लेमनेड, कोकोनट वाटर या फिर सब्ज़ी का पानी, ये सब चीज़ों को आप इंक्लूड कीजिए। जी। पोर्शन कंट्रोल एंड माइंडफुल ईटिंग। पोर्शन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप रमज़ान में? जब हम पूरा दिन कुछ खाते नहीं हैं, बहुत भूखे होते हैं, तो इफ्तार के वक़्त ऐसा लगता है कि जल्दी-जल्दी खा लो। तो ये जो फ़ास्ट खाते हैं इससे भी पोर्शन कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। तो सबसे पहला मेथड पोर्शन कंट्रोल का ये है कि आप स्लोली खाएँ, ओके? तो आप सबसे पहले ये है कि आप स्लोली खाएँ। आहिस्ता-आहिस्ता खाने से क्या होता है, जब आपकी बॉडी जो है वो फुल होती है तो आपके ब्रेन को उसका फुलनेस क्यू मिलता है कि आपका ब्रेन जो है वो अगर आप फास्ट खाते हैं तो एक्चुअली होता ये है ना कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाने के लिए 20 मिनट्स का वक़्त दरकार होता है। तो 20 मिनट्स के बाद ही हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हम लोगों ने खाना खाया है। तो ये 20 मिनट्स का जो वक़्फ़ा होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट खाएँगे तो भी 20 मिनट्स के बाद ही आपका ब्रेन समझेगा कि हाँ, आप खा रहे हैं। या आप स्लो खाएँगे तो भी 20 मिनट्स के बाद ही आपका ब्रेन समझेगा कि आप खाना खा रहे हैं। तो स्लो खाने से क्या होता है, जब आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, अब हम फुल हो गए हैं। तो आप खाना स्टॉप कर देते हैं। तो इसीलिए आहिस्ता-आहिस्ता खाने से ओवर ईटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह स्मॉलर प्लेट का यूज़ करें, छोटी प्लेट या फिर अगर आपको पोर्शन साइज़ेज़ बताई गई है कि आपको इतना खाना है, 1 कप खाना है, 2 कप खाना है, तो आप उतना ही मेज़र करके उतना एक ही बार में ले लें और उतना ही खाएँ। और इफ्तार के वक़्त भी बिंज ईटिंग से परहेज़ करें। इफ्तार के वक़्त भूख लगती है तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा खा लेना चाहिए। लेकिन उसमें क्या करना चाहिए, आपको मील सीक्वेंसिंग करना चाहिए। सबसे पहले आप खजूर खा लीजिए, फिर पानी पी लीजिए, फिर कोई जो कैलोरी डेंस फूड नहीं है, जो कम कैलोरी डेंस फूड है, वो पहले खाइए। जैसे कि सूप हो गया या कोई लाइट चीज़ खाइए, उसके बाद में मेन मील खाइए। तो इतनी देर तक कि आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि आप इफ्तार कर रहे हैं। इस तरह बिंज ईटिंग से आप बच जाएँगी। ठीक ठीक है, तो अब रमज़ान में हमें क्या-क्या नहीं खाना चाहिए? कौन-कौन से फूड नहीं खाना चाहिए? इससे पहले भी हम लोगों ने बता दिए हैं, लेकिन उसके हेल्दी स्टेप्स क्या है, उस पे हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी। तो सबसे पहले क्या है नहीं खाना चाहिए, आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो डीप फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो क्या खाना चाहिए फिर? डीप फ्राइड फूड मतलब पकोड़ा, समोसा, चिप्स, ये सब नहीं खाना चाहिए। तो उसके बदले में आप उन्हीं चीज़ों को आप या तो स्किलेट पे जो आयरन स्किलेट होता है, इस पे ऑयल ब्रश करके उसके ऊपर हल्का-सा पका के खाएँ या फिर एयर फ्रायर यूज़ करें। थोड़ा-सा ऑयल स्प्रे कर सकते हैं आप अगर एयर फ्रायर यूज़ कर रहे हैं तो। या फिर आप ग्रिल कर लें। ग्रिलिंग में भी एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि डायरेक्ट जो फायर है उसके ऊपर डायरेक्ट ग्रिल किया हुआ खाना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं खाना चाहिए।
ये कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। तो ग्रिल करना है तो इलेक्ट्रिक ग्रिल ज़्यादा अच्छा होता है, डायरेक्ट फायर पे रख के ग्रिल करने से। ओके, तो ग्रिल्ड चिकन या ग्रिल्ड फिश या बेक्ड फिश ये सब खा सकते हैं। इसी तरह बॉईल, जो जहाँ पे पॉसिबल हो बॉईल करके, जैसे कि चिकन वगैरह है तो आप उसको पहले ही पूरा कुक कर लें, ताकि आपको फिर उसको डीप फ्राई करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह बहुत ज़्यादा मीठा और रिफाइंड कार्ब्स नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मैदा जो है वो रिफाइंड कार्ब है। सैगो जो है वो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि पेट के लिए ठंडा है, साबूदाना बोलते हैं या सैगो बोलते हैं, वो पेट के लिए ठंडा ऐसा लगता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। तो वो भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए। एरोरूट पाउडर, अरारोट बोलते हैं वो। इसी तरह पटेटोज जो है वो भी रिफाइंड, ज़्यादातर रिफाइंड कार्ब की तरफ जाते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो सब नहीं खाना चाहिए, इससे वेट गेन बढ़ जाता है। तो उसका हेल्दी स्वैप क्या हो सकता है, फिर क्या खाना चाहिए? तो लो जीआई स्वीटनर्स, जो जिसका ऐसी मीठी चीजें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जब आप कोई खाना खाते हैं तो उस खाने की वजह से आपका ब्लड शुगर कितना तेजी से ऊपर जा रहा है, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो जो स्वीट चीजें होती है या जो भी हम लोग खाते हैं वो हर चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो ऐसी मीठी चीजें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जैसे कि शुगर डेट्स हो गया, या फिर फ्रूट्स, हनी, ये सब का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो शुगर, प्लेन शुगर या सिंपल शुगर से कम है, तो ये ले सकते हैं। या तो फिर स्टीविया ले सकते हैं। इसी तरह लो कैलोरी स्वीटनर्स जो मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है आजकल, तो वो भी ले सकते हैं। ये सब क्या करता है, इससे ब्लड शुगर जो है वो अचानक नहीं बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और मेंटेन रहता है। और जब आप होल ग्रेन्स को या फाइबर को अपने खाने में इंक्लूड करते हैं, मीठे, जो भी लो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्वीटनर्स है, जो भी डेट्स वगैरह हनी, इसके साथ साथ अगर फाइबर भी रहता है तो उसकी वजह से भी ब्लड शुगर जो है वो अचानक स्पाइक नहीं करता है। तो फिर आपको और क्या नहीं खाना चाहिए? हाई सोडियम फूड, जिसमें बहुत ज्यादा सोडियम हो वो नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है, हाई सोडियम फूड से किडनीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हाई सोडियम फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। और हाई सोडियम फूड क्या होते हैं? जो रेडी टू ईट फूड होते हैं, जो बाहर से हम लोग ज्यादातर खाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है, क्योंकि उनको आप अपना फूड जो है वो टेस्टी बनाना होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदें। तो इसलिए सोडियम सोडियम जो है वो सिर्फ नमक में नहीं होता है, सोडियम जो है वो दूसरी बहुत सारी चीजों में होता है। तो सोडियम अलग होता है, सॉल्ट अलग होता है। सोडियम ज्यादा होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। तो बाहर के खाने और चिप्स वगैरह या फिर जो भी रेडी टू ईट फूड है वो ज्यादातर हाई सोडियम होते हैं। इवन दो वो लोग क्लेम करेंगे कि लो फैट है, लो शुगर है, लेकिन जब आप उसका न्यूट्रिशनल लेबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ठीक है, शुगर भी नहीं है इसमें, फैट भी कम है, लेकिन सोडियम बहुत ज्यादा है, तो वो भी बहुत नुकसान करता है। तो इसलिए ज्यादातर हमें ट्राई करना चाहिए कि अपने घर का बनाया हुआ खाना ही रेगुलर बेसिस पे खाएं। वंस इन अ वाइल बाहर का खाना पड़ता है तो वो अलग बात है, लेकिन रेगुलरली घर का बनाया हुआ खाना ही खाएं। और स्नैक्स भी जो है वो घर में रोस्टेड नट्स, रोस्टेड मखाना, ये सब जो है वो एज ए स्नैक यूज कर सकते हैं। और अ, घर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हेल्दी है, लेकिन रेडी टू यूज जो भी सीजनिंग्स होती है, जैसे कि पिज्जा सीजनिंग हो गया, ये सब जो मैगी मसाला है, ये सब जो रेडी टू यूज सीजनिंग है, वो भी सोडियम, उसमें भी सोडियम बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके।
प्रोटीन एंड इट्स रोल। उस्तादा, जी, आपकी वॉइस ना एकदम बैकग्राउंड में चली गई और बीच में एकदम कट हो गई। वो एक पॉइंट बस हो गया। समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ आ रही है, आवाज़ बहुत लो आ रही है। ओके। जी, तो अभी हम लोग प्रोटीन पे हैं, राइट? हेलो, अभी आ रही है आवाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोटीन एंड इट्स रोल इन स्ट्रेंथ एंड सटाइटी व्हाइल फास्टिंग। तो प्रोटीन जो है वो क्यों जरूरी है? प्रोटीन रोजे के दौरान बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है, मसल प्रिजर्वेशन होता है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बात की कि रोजा जो है उसमें मसल ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर आपके खाने में मतलब सुहूर में, इफ्तार में और डिनर में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं होगा तो मसल लॉस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए खाने में सफिशिएंट प्रोटीन होना चाहिए और सफिशिएंट गुड क्वालिटी प्रोटीन भी होना चाहिए। इसी तरह प्रोटीन जो है वो सटाइटी और क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, सटाइटी को इम्प्रूव करता है। आपको लगेगा कि आपने खाना अच्छी तरह से खा लिया है, और इसी तरह क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। सो प्रोटीन से खाना जो है, प्रोटीन से भरपूर खाना ज्यादा देर तक भूख नहीं लगने देता है और क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। इसी तरह एनर्जी क्रैश से बचाता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन में आपके आपके खाने में अगर इनफ प्रोटीन है तो पोस्ट मील एनर्जी क्रैश जो है वो नहीं होता है। मतलब पोस्ट मील एनर्जी क्रैश मतलब जब आपने एक खाना खाया, एक अच्छा पेट भर के खाना खाने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि वीकनेस लग रही है या नींद बहुत आ रही है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट मील एनर्जी क्रैश। तो अगर आपके खाने में इनफ प्रोटीन है तो ये इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है। अब प्रोटीन के आइडियल सोर्सेज क्या क्या हैं? लेंटिल्स, दालें, पल्सेस जैसे कि चना, राजमा, छोले, ये सब हैं। चिकन, एग, डेयरी, इसी तरह सोए प्रोटीन भी जो है वो गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है। जैसे टोफू हो गया। ये सब चीजें जो है वो आपको अपने हर मील में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। फाइबर रिच फूड फॉर बेटर डाइजेशन एंड सटाइटी। फाइबर क्यों इंक्लूड होना चाहिए हमारे खाने में? उससे क्या होता है, एक तो सटाइटी होती है। इससे पहले भी मैंने आपको बताई, अगर फाइबर रहेगा खाने में और अगर थोड़ी शुगरी फूड रहेंगे या शुगर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या शुगर कंटेनिंग फूड रहेंगे तो फाइबर की वजह से जो है वो शुगर स्पाइक नहीं होगा। क्योंकि फाइबर जो है वो खाने की डाइजेशन को स्लो कर देता है। तो इसलिए इसी तरह फाइबर के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसके अंदर पानी आ जाता है, उसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। इसी तरह फाइबर जो है वो अपने गट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसको प्रमोट करता है और इस तरह ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। इसलिए रमजान में फाइबर कंटेनिंग फूड्स की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इसी तरह फाइबर जो है वो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर क्या है? होल ग्रेन्स जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस, मिलेट्स मतलब जवार, बाजरा, इस तरह कीनोआ, बकव्हीट, ये सब जो है वो फाइबर के गुड सोर्सेज हैं। होल व्हीट, इसी तरह वेजिटेबल्स जो है वो भी फाइबर के लिए गुड सोर्सेज हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो फाइबर में हाई होते हैं, जैसे कि गुआवा, प्रून्स, फिग, इस सब में फाइबर की जो है वो बेनिफिशियल टाइप्स होती हैं। इसी तरह पल्सेस एंड लेग्यूम्स जो है वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि पल्सेस एंड लेग्यूम्स जो है वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, लेकिन प्रोटीन से ज्यादा ये फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब का अच्छा सोर्स है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्यों इंक्लूड करना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारी बॉडी फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं।
ये बहुत कम क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, लेकिन उतनी ही ज़्यादा उसकी अहमियत होती है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो एनर्जी और इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन के इसमें पाया जाता है। इसी तरह मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब फ्रूट्स में पाया जाता है और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जितना भी कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि बीटरूट, कैरेट, पंपकिन ये सब ब्रिंजल ये सब के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसलिए रमज़ान में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़रूर अपने दस्तरख़्वान पे रखना चाहिए और दस्तरख़्वान पे सिर्फ़ रखना ही नहीं चाहिए बल्कि उसको खाना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि दस्तरख़्वान पे तो हम लोग सजा देते हैं फ्रूट्स, लेकिन लास्ट में सबसे ज़्यादा वही बचा हुआ होता है। तो उसको खाना चाहिए और उसको इफ्तार के शुरू में खाना चाहिए। इसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। हाइड्रेशन में हेल्प करता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की कुकुम्बर, वाटरमेलन ये सब में ज़्यादातर पानी ही होता है, तो इसलिए हाइड्रेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है? तो क्या-क्या इंक्लूड करना चाहिए लीफी वेजिटेबल्स, कुकुम्बर, टमेटो, बेरीज़ जो है ये भी बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। जितनी भी बेरीज़ हैं, वो सब इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। इसी तरह सिट्रस फ्रूट्स जो हैं उसमें भी पानी भी बहुत होता है और विटामिन सी पाया जाता है, तो ये सब अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ओके, तो कैसे शामिल करें इसको? बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फ्रूट अगर आपको चाहिए तो सैलेड ले सकते हैं। अगर आप 3 मील्स का प्लान कर रहे हैं, तो अपने डिनर में आप एक बड़ा बड़ा बोल भर के सैलेड ले सकते हैं। इसी तरह अगर फ्रूट्स को आपको अपने खाने में शामिल करना है, तो आप उसकी स्मूदी बना सकते हैं, फ्रूट चाट बना सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल मिक्स सैलेड बना सकते हैं। इसी तरह सब्जियाँ खा सकते हैं। ओके, ओके हेल्दी फैट्स फॉर एनर्जी एंड कॉग्निटिव फंक्शन। फैट क्यों होना चाहिए हमारे खाने में? फैट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और हमारे लिए फैट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत सारे विटामिन्स बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं अपनी बॉडी में। बहुत सारे विटामिन्स को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए भी फैट की ज़रूरत होती है। इसलिए फैट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। लेकिन लेकिन ये बहुत कैलोरी डेंस होता है, मतलब थोड़ा भी खाएँगे तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ मिल जाती है। तो हम लोगों को लगता है कि कितना कम खाना खा रहे हैं, लेकिन वो उतना कम खाना ऑयल से फुल होगा तो वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ दे देगा आपको। इसलिए फैट्स जो है वो सोच समझ कर खाना चाहिए और पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैट में। तो बेस्ट बेस्ट सोर्सेज़ क्या है? नट्स है जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट, कैश्यू नट्स। इसी तरह सीड्स जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स एक्सेट्रा, एवोकाडोज़, ऑलिव ऑयल ये सब जो है वो फैट के गुड सोर्सेज़ हैं जो कि हमें अपने सुहूर में और इफ्तार में शामिल करना चाहिए। ओके, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर ईटिंग ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर लिए हैं। तो क्या-क्या होता है? ब्लोटिंग हो जाती है, थकन लगती है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। डेंजर्स ऑफ शुगरी बेवरेजेस एंड हेल्थियर अल्टरनेटिव्स। ओके, हुँ, तो अभी अब तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि शुगर कितनी हार्मफुल है और स्पेशली रोज़े के हालत में शुगर खाना जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बहुत ज़्यादा शुगर खाना जो है वो बहुत हार्मफुल है। तो उससे क्या होता है एनर्जी क्रैश होता है जैसे कि अभी मैंने बताई थी कि खाना खाने के बाद में थकन लगना या नींद आना, डिहाइड्रेशन हो जाता है शुगर की वज़ह से और वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो फिर क्या करें? उसके बदले में क्या लें? शुगर अगर जूस नहीं लें और शरबत नहीं लें अफ्तारी में तो कैसे चलेगा? तो उसके बदले में आप इन्फ्यूज़्ड वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, हर्बल टीज़ ले सकते हैं, कैमोमाइल टी, पेपरमिंट टी ये सब ले सकते हैं।
इसी तरह अनस्वीटेंड मिल्क शेक जो है वो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है जूस का। उसमें मिल्क रहेगा, कुछ नट्स रहेंगे और 1 या 2 फ्रूट रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो जाता है। इसी तरह अनस्ट्रेन्ड फ्रूट स्मूदीज़ ले सकते हैं कम क्वांटिटी में। सूप, आश, गंजी ये जो यूजुअली लेते हैं ये सब भी बहुत अच्छा होता है। हरीरा विदाउट शुगर ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। जी। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए रमज़ान में? तो उसका आंसर ये है कि हाँ, आप एक्सरसाइज ज़रूर कर सकते हैं रमज़ान में। स्पेशली अगर आप पहले से कर रहे हैं, पहले से जिम जा रहे हैं या पहले से आपको वॉकिंग की आदत है, तो आप उसको रमज़ान में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ़ आपको उसका टाइमिंग चेंज करना होगा और आपको एक्सरसाइज अगर आप चाहें तो उसकी ड्यूरेशन भी कम कर सकते हैं, लेकिन उसको एकदम से स्किप ना करें तो बेहतर है। तो कब कर सकते हैं? अगर आपने अच्छा सुहूर किया है, तो आप इफ्तार से पहले थोड़ी-सी लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो करना चाहते हैं, तो इफ्तार के 2 घंटे बाद तरावी का टाइम हो जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन तरावी के फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं। और अगर आपको और अगर थोड़ा स्ट्रेचिंग या थोड़ी लाइट एक्सरसाइज अगर करते हैं 20 टू 30 मिनट्स, तो आपको ओवरऑल आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा हेल्दी फ़ील करेगी और आपको नमाज़ पढ़ने में ज़्यादा आसानी महसूस होगी। इसी तरह जो तरावी की जो नमाज़ होती है, वो भी एक तरह से लाइट एक्सरसाइज का भी काम करती है। इसलिए नहीं पढ़ते हैं हम लोग, बट उसका एक फ़ायदा ये भी होता है। ओके। The role of dairy in balanced Ramadan diet. ओके। तो डेयरी जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा फैट हो गया है, दूध नहीं पीना चाहिए। दूध जो है वो इंसान के बच्चे के लिए नहीं है, जानवर के बच्चे के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध जो है वो अनआम का दूध इसका ज़िक्र कुरान में भी आया है और हमेशा से इंसान जो है वो इसको पीता आ रहा है। कुछ बैड प्रैक्टिसेस आजकल स्टार्ट हो गई है, वो एक अलग बात है, लेकिन दूध एज़ सच जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो दूध के अंदर कैल्शियम होता है, उसके अंदर गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है और फैट होता है, तो एक तरह से मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके अंदर सिर्फ़ फाइबर नहीं होता है और आयरन कम होता है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दूध में पाई जाती हैं। तो इसलिए दूध को स्टॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है और दूध से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बेहतरीन चॉइसेस क्या है? आप डायरेक्ट दूध पी लीजिए। दूध में कौन-सा दूध पीना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ जो है वो क्या तकाज़ा कर रही है। अगर आप ओवरवेट हैं या अगर आप नॉर्मल वेट है और वेट बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो आप लो फैट मिल्क या फिर आप टोन्ड मिल्क ले सकते हैं। अगर आप अंडरवेट है, तो आप फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हैं कुछ अमाउंट में। तो इस पे डिपेंड करता है। दूध या फिर दही ले सकते हैं, लो फैट पनीर ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। इसी तरह जैसा कि हमने बताया स्मूदी ले सकते हैं दूध में बना के। तो इस तरह दूध आप ज़रूर शामिल कर सकते हैं अपने इफ्तार में भी और अदरवाइज़ भी। ओके, नेक्स्ट इम्यून बूस्टिंग फूड फॉर स्टेइंग हेल्दी। ओके, तो इम्यून बूस्टिंग फूड क्या है? जिसमें विटामिन सी पाया जाए, ज़िंक पाया जाए और प्रोबायोटिक्स पाई जाए। तो ये सब फूड जो है वो हमें अपने रोज़ों में ज़रूर शामिल करना चाहिए। विटामिन सी जैसे कि सिट्रस फ्रूट हो गया, बेल पेपर मतलब कैप्सिकम, ये सब इस्तेमाल करना चाहिए। नट्स एंड सीड्स फॉर ज़िंक, गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक फूड जैसे कि योगर्ट, टोफू, टेम्पे, ये सब हम लोगों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। ब्रेन बूस्टिंग फूड्स जिसमें ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट फूड होते हैं, ओमेगा 3 फूड कंटेनिंग फूड जैसे कि वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, फैटी फिश या फिर ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसी तरह डार्क चॉकलेट्स जो है वो एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है। बेरीज़ जो है वो भी बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है और जितने भी कलरफुल वेजिटेबल्स होते हैं वो सब अच्छे होते हैं। और ब्रेन बूस्टिंग फूड जो है वो पानी जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइड्रेशन जो है वो भी
कॉग्निटिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम ये कैफीन जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कैफीन से डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि वो डायूरेटिक होता है, उससे यूरिन ज़्यादा पास होता है, तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट, स्लीप मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रमज़ान में कि स्लीप कैसे मैनेज करें, क्योंकि रमज़ान में जो है वो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और डिसरप्ट हो जाती है। मतलब हमें बहुत सुबह में बहुत जल्दी उठ के सुबह करना होता है, रात भर हमें इबादत करना होता है, तो इसलिए स्लीप मैनेजमेंट कैसे करें? तो आइडियली एक इंसान को 7 से 8 घंटा सोना होता है, एडल्ट इंसान को, लेकिन रमज़ान में हम इसको थोड़ा शॉर्ट ज़रूर कर सकते हैं, तो 6 आवर्स से ज़्यादा कम ना करें। ट्राई करें कि एटलीस्ट 6 घंटा आप ज़रूर सोएं, क्योंकि हमारे बदन का भी हमारे ऊपर हक है। इसलिए बदन को थोड़े रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर स्लीप डिप्राइवेशन होता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने न्यूज़ वगैरह में भी देखा है कि नहीं सोने की वज़ह से डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए कम से कम 6 घंटा आप ज़रूर सोएँ रमज़ान में भी। और स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो क्वालिटी अच्छी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो आपका स्लीप शेड्यूल है वो कंसिस्टेंट कर दीजिए, एक ही टाइम पे हर रोज सोएं। इसी तरह स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिट करना बहुत इम्पोर्टेंट है रमज़ान में, ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। कैफ़ीन इंटेक कम करने से भी नींद अच्छी आती है। तो ये सब स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए आप अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और मिनिमम 6 आवर्स ज़रूर सोएँ। ओके। स्पेशल न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन फॉर डायबिटिक्स एंड क्रोनिक कंडीशन, जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं या जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और वो दवा खा रहे हैं, या कोई भी दूसरी कंडीशन है, हार्ट डिजीज है या ब्लड थिनर्स पे है, तो ये सब जो कंडीशंस है उसमें भी आप रोज़ा रख सकते हैं, अगर आपकी जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, वो अंडर कंट्रोल है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है लेकिन आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है दवा खाने के बाद, तो आप सेफली रोजा रख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई इंसुलिन पे है, कुछ पेशेंट्स, तो वो अपने डॉक्टर से बात करके इंसुलिन के डोज एडजस्ट कर सकते हैं और सेफली वो भी रोजा रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी की शुगर लेवल जो है वो बहुत फ्लक्चुएट होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है अचानक, तो ऐसे लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, उसके बदले में वो लोग फिद्या दे सकते हैं। इसी तरह अगर कोई क्रोनिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा डेबिलिटेटिंग कंडीशन है, कैंसर है या ऐसी कंडीशन है जिसमें खाना बहुत कम खाया जाता है, तो उनको थोड़ी देर पे खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो लोग भी रोज़ा नहीं रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मेडिकल इलनेसेस हैं उसमें सेफली रोज़ा रखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजिंग रमदान फॉर वेट लॉस। रमज़ान जो है वो रोज़ा जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम लोग वेट लॉस के लिए रोज़ा नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कोई वेट लॉस की कोशिश कर रहा है, तो वो रमज़ान में उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। तो उसका तरीका ये है कि आप 2 मील खाएँ। एक सुहूर जो है वो आपकी सबसे अच्छी होना चाहिए। इफ्तार में आपको सभी जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और डिनर के लिए आप सिर्फ़ फाइबर और हाइड्रेटिंग मील ही ऐड करें अपने खाने में। ओके, अगर इतना ही आप करते हैं तो आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान में वेट लॉस कर सकते हैं। इसी तरह जो वेट गेन करना चाह रहे हैं या जिनको वेट लॉस नहीं करना है, उनको क्या करना चाहिए? उनको तीनों मील जो है वो हेवी करना चाहिए। कैलोरी डेंस होना चाहिए और हेल्दी ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा खा के और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा के वज़न बढ़ा दिए। ये तो वेट गेन का गलत तरीका है। लेकिन हेल्दी और कैलोरी डेंस फूड और तीनों मील जो है वो हेवी होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। तो वेट गेन भी पॉसिबल है और एटलीस्ट वेट लॉस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं रमज़ान में।
ओके, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हेल्दी ट्वीट्स। शुगर के बदले में क्या खा सकते हैं? बहुत सारी बातें हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। शुगर के बदले में आप शुगर रिप्लेसर ले सकते हैं, जैसे कि स्टीविया है या दूसरे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं या नेचुरल स्वीटनर्स है, वो ले सकते हैं, या हनी ले सकते हैं, डेट सिरप ले सकते हैं, थोड़ी लेस क्वांटिटी में। इसी तरह डीप फ्राइंग के बदले में आप ग्रिल कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं। तो पकोड़ा वगैरह जो भी है वो, कटलेट्स जो है वो सब कम तेल में भी बनाया जा सकता है। पोटैटोज़ के बदले में आप पम्पकिन यूज़ कर सकते हैं या स्वीट पोटैटो यूज़ कर सकते हैं, बेसन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फ्रूट जूसेस के बदले में आप स्मूदीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेमनेड, फ्लेवर्ड मिल्क या फिर मिल्क शेक, ये सब यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर के बदले में आप एग एंड मिल्क पुडिंग बना सकते हैं। कॉर्नफ्लावर पुडिंग या कॉर्नफ्लावर से कस्टर्ड बनाते हैं ज़्यादातर लोग। उसके बदले में आप एग से भी बना सकते हैं कस्टर्ड। ओके, तो कंक्लूजन में ये पता चलता है आज के पूरे लेक्चर से कि हमें रमज़ान के महीनों में भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का मौका नहीं जाने देना चाहिए। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारा ईमान बढ़े रमज़ान में, इसी तरह हम अपनी हेल्थ भी बढ़ा सकते हैं रमज़ान के एक महीने में। वैसे भी हम जब देखते हैं इन जनरल, इस्लाम ने हमें बहुत ज़्यादा रोज़े रखने की तरगीब दी है। तो महीने के 3 रोज़े अय्यामुल बीस के, इसी तरह एवरी मंडे रोज़ा रखने कहा गया है। इस तरह बीच में बहुत सारे नफ़िल रोज़े भी आते होते हैं। तो रोज़ा जो है वो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमें इसको ज़रूर रखना चाहिए, नवाफ़िल भी रखना चाहिए और फ़र्ज़ रमज़ान जो फ़र्ज़ रोज़ा जो है उसमें भी हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो ज़रूर कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हैंड्स रेस करिए इंशाल्लाह, हम आपको अनम्यूट करते हैं, आप उसके हिसाब से पूछिए जी, सवाल। किसी ने पूछा है कि सुहूर में एग खा सकते हैं क्या? जी, ज़रूर खा सकते हैं। सुहूर में एग को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। उससे आपको गुड क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा और आपकी सैटिस्फैक्टी भी रहेगी, बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी और दिन भर कमज़ोरी नहीं लगेगी और आपको स्वीट क्रेविंग्स भी नहीं होगी अगर आप एग इंक्लूड करते हैं तो। डिनर टाइम बता सकते हैं? जी, डिनर टाइम जो है आइडियली तरावीह के बाद होना चाहिए। तो अगर आप डिनर करना चाह रहे हैं तो आपको कि अफ्तारी जो है वो थोड़ी हल्की रखिए और फिर एक हल्का डिनर कर लीजिए आप। फ्रूट मिल्क शेक ले सकते हैं। जी हाँ, ले सकते हैं फ्रूट मिल्क शेक। उसको उसके अंदर आप ट्राई कीजिए कि कोई भी शुगर ऐड ना करें। 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी में किस तरह रखें? 3 मंथ्स की अगर प्रेगनेंसी का 3rd मंथ चल रहा है आपका, तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है कैलोरी रिक्वायरमेंट क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होता है। तो 3 मंथ्स में 3rd मंथ चल रहा है या 4th मंथ चल रहा है, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। आपको आपकी सेहरी अच्छी करना है, इफ्तारी आपकी बहुत हेल्दी होना चाहिए और पानी बराबर पीना चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड है अगर तो आप रख सकते हैं रोज़ा, कोई हर्ज नहीं है इंशाल्लाह। डिनर खा के तुरंत सो सकते हैं। अगर आप रमज़ान की अगर बात कर रहे हैं, तो डिनर हमेशा हल्का ही रहना चाहिए और डिनर खा के आप सो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। किसी-किसी को डिनर खाने के फ़ौरन बाद सोने से गैस्ट्राइटिस हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है। लेकिन आइडियल ये है कि आप डिनर खाने के 2 घंटे बाद सोएँ या 3 घंटे बाद सोएँ या दूसरे अल्फ़ाज़ में अगर हम लोग बोलें तो सोने से 3 घंटा पहले आप अपना खाना कंप्लीट कर लें या सोने से 2 घंटा पहले मिनिमम। वॉकिंग को रिप्लेस करके 10 मिनट्स या 15 मिनट्स वर्कआउट कर सकते हैं। जी, ज़रूर कर सकते हैं। वॉकिंग अगर आप तरावी पूरी पढ़ रहे हैं,
तो ये एक तरह की कार्डियो हो जाता है, ये कार्डियो एक्सरसाइज के जैसा हो जाता है लाइट। तो आप वेट ट्रेनिंग या एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोनों ही अच्छा है, आपको जो ज़्यादा ईज़ी लगता है या जो आप रेगुलरली कर सकते हैं वो कीजिए। अगर किसी को सीलियाक है, ग्लूटीन नहीं खा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं ले सकते हैं, तो क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? अगर ग्लूटीन नहीं खा सकते हैं, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। ओट्स है, मिलेट्स है, राइस है, ये सब अल्टरनेटिव्स है। राइस जो है वो ब्राउन राइस या रेड राइस या राइस विथ दाल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मिल्क के अल्टरनेटिव है, अगर मिल्क नहीं ले सकते हैं तो उसकी 2 वजह हो सकती है। या तो आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हैं या तो आपको केसिन मिल्क में एक और कंपोनेंट होता है वो नहीं सूट होता है। तो अगर लैक्टोज़ इंटॉलरेंट है तो लैक्टोज़ फ्री मिल्क ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है मिल्क तो उसके भी अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि आलमंड मिल्क, ओट्स मिल्क, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, वो आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या ले सकते हैं। सहरी में ड्राई फ्रूट्स भिगाकर लें या सूखा ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट मतलब नट्स, आप नट्स की बात कर रहे हैं या ड्राइड फ्रूट्स भी, सही बात है। अगर ड्राइड फ्रूट्स है तो उसको सोक करके लेना ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर नट्स की बात करें तो कुछ नट्स ऐसे होते हैं जिनको सोक करके लेना ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि आलमंड्स हैं, उसको सोक करके लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। वॉलनट्स आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो अ, चल मतलब ज़्यादा अच्छा है कि आप सोक करके लें। रूह अफ़ज़ा लेना कैसा है? रूह अफ़ज़ा जो है वो 80% शुगर होता है उसके अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा हाई शुगरी ड्रिंक है, जो रेगुलर रूह अफ़ज़ा है उसकी बात करें मैं। और उससे शुगर स्पाइक बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा आपका, इसलिए ज़्यादा अवॉइड कीजिए। अगर आपको रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है, अगर आपको उसकी खुशबू ज़्यादा पसंद है टेस्ट से, तो आप थोड़ा-सा लेके लें, जैसे कि 1/4 टीस्पून सिर्फ़ खुशबू के लिए आपके ड्रिंक में ऐड कर सकते हैं। उस्तादा, हुँ, एक जी। सवाल है कि जिसको आयरन डेफिशिएंसी है वो रमज़ान में कैसे मैनेज करे क्योंकि चक्कर वगैरह आते हैं। हुँ। रमज़ान अगर आयरन डेफिशिएंसी है आपको, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। रमज़ान से थोड़ा पहले ही आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो आयरन डेफिशिएंसी जो है वो करेक्ट होने में भी 3 मंथ्स लग जाता है। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिए। उसके अलावा आप आयरन रिच फूड जो है वो इंक्लूड कीजिए आपके सहूर में और इफ्तार में। आयरन रिच फूड मतलब डेट्स है, जैसे कि इसी तरह गार्डन क्रेस सीड्स है, लीफी वेजिटेबल्स, ये सब जो है वो आयरन रिच फूड है, उनको आप इंक्लूड कीजिए अपने इफ्तार में और सहूर में। और उसके साथ में आप टैबलेट भी लीजिए ज़रूर, आयरन डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए। आयरन सप्लीमेंट, फोलिक एसिड, बी12 जो भी डेफिशिएंसी है उसको अ, उसको करेक्ट करने के लिए आप ज़रूर ट्रीटमेंट लीजिए। और इंशाल्लाह आप रोज़े रख पाएँगे। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं होगा। उस्तादा, जिन्हें शुगर है उनके लिए हुँ। फास्टिंग का क्या है उसका आप रिपीट कर सकते हैं एक बार। तो जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज़ है, तो 2 सिनेरियो है। एक तो ये कि उनका डायबिटीज़ जो है वो अंडर कंट्रोल है और दूसरा ये कि अंडर कंट्रोल नहीं है। या फिर एक सिनेरियो ये है कि वो दवा खा रहे हैं और दूसरा ये है कि वो इंसुलिन ले रहे हैं। तो अगर अंडर कंट्रोल है, तो वो रोज़ा रख सकते हैं। सिर्फ़ उनको मॉनिटर करना चाहिए अपना ब्लड शुगर लेवल, और अगर लगता है कि कम हो गया है शुगर लेवल, लो हो रहा है, तो उनको अपनी मेडिसिन जो है वो कम कराना चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करके। इसी तरह इंसुलिन में भी ऐसा ही है, इंसुलिन के जो डोज़ेज़ हैं उनको एडजस्ट करते हैं। यूजुअली जो डिनर की डोज़ेज़ हैं वो सहरी में लेते हैं और थोड़ी कम कर देते हैं, जो वो डॉक्टर से जाके या कंसल्ट करके ही करना चाहिए। और इंसुलिन डोज़ेज़ भी एडजस्ट करा लेना चाहिए। और अगर अंडर कंट्रोल है तो ज़्यादातर लोग रोज़ा रख सकते हैं। अगर अंडर कंट्रोल नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अगर या लो हो रहा है। तो शुगर लो होना जो है वो ज़्यादा खतरनाक है शुगर बढ़ने से। शुगर लो होना हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं उसको। ये
जो है वो एक इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, और उसका ट्रीटमेंट करना, इमीडिएट ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया होता है रोजे के दौरान, तो उनको रोजा तोड़ना पड़ेगा, या अगर मालूम है आपको पहले से कि रोजा के हाइपोग्लाइसेमिया होता है, तो फिर रोजा ना रखें और उसका ट्रीटमेंट करें, फिर रोजा रखें। अगर शुगर ज्यादा हो रहा है, तो ये भी कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, जिसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को भी रोजा नहीं रखना चाहिए। जी। उस्तादा, लैक्टेटिंग मदर के लिए सुहूर में क्या इंक्लूड करना चाहिए फॉर कंटिन्यूअस मिल्क सप्लाई थ्रू आउट फास्टिंग? तो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ना कॉम्प्लेक्स कार्ब, एक तो सूअर का पोर्शन साइज उनको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हाइड्रेशन, ये दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। पानी की रिक्वायरमेंट लैक्टेशन में बहुत बढ़ जाती है, तो अगर किसी को 3 लीटर रिक्वायरमेंट है तो उसकी 4 लीटर हो जाएगी, ऐसा। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लें, पानी, सूप और फ्रूट्स, कुकुम्बर, जो भी हाइड्रेटिंग थिंग्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लें, और कैफीन अवॉइड करें। ये लैक्टेटिंग मदर के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कैफीन अवॉइड करें। इसी तरह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है, जैसे कि मैंने बताया, ओट्स हो गया, होल व्हीट, ये सब जो है उनकी सर्विंग साइज जो है वो थोड़ी बढ़ाना पड़ेगा उनकी सेविंग में, और ताकि कंटिन्यूअस मिल्क सप्लाई रह सके। जज़ाकल्लाह खैरन। इसके अलावा एक बाय। सवाल आया है कि बीपी कम होने जिनको बीपी की टैबलेट्स हैं दो मॉर्निंग और इवनिंग में, तो उनके लिए कैसा करना चाहिए? जी, बीपी की टेबलेट खा सकते हैं। जो इवनिंग की टेबलेट है वो इफ्तार में खा लीजिए, और जो मॉर्निंग की टेबलेट है वो सुबह में खा लीजिए। और अगर प्रॉपर हाइड्रेशन करते हैं, पानी बराबर पी रहे हैं, नमक ज्यादा नहीं खा रहे हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। जी, इसके अलावा एक सवाल है कि कोकोनट और टमाटोस के पेस्ट से बना हुआ सालन खा सकते हैं क्या? अ, हाँ, खा कोकोनट जो है वो, उसमें फैट के साथ में फाइबर भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कैलोरी नीड्स क्या है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, या वेट आपका ऑलरेडी ज्यादा है, तो आप कोकोनट ज्यादा अवॉइड कीजिए। टमेटोज में कोई हर्ज नहीं है, टमेटोज जो है वो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और एक हेल्दी रिप्लेसमेंट है ग्रेवीज को कंसिस्टेंसी देने के लिए। टमेटो जो है वो एक बहुत हेल्दी रिप्लेसमेंट है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कोकोनट थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरन। इसके बाद एक पूछ रहे हैं कि बीपी पेशेंट को चक्कर बहुत आते हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या रोज़ा ना रखें? अगर बीपी कम होता है आपका, तो आप मेडिसिन एडजस्ट कीजिए और रोजा रखिए। अगर आपको सच में प्रॉब्लम है, तो अल्लाह ताला ने छूट दी है कि आप रोजा नहीं रख सकते हैं। अगर रियली आपको लग रहा है कि आप नहीं रख पाएंगे, तो उसका लेकिन ट्रीटमेंट कराना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि रोजा रख सके। जज़ाकल्लाह खैरन। और एक सवाल है कि किडनी स्टोन्स है एक सिस्टर को, उनको प्रोटीन्स और लीफी वेजिटेबल्स मना है, तो उन्हें क्या खाना चाहिए? एक्चुअली किडनी स्टोन्स में फ्यू वेजिटेबल्स, हाँ, लीफी वेजिटेबल्स मना होते हैं, लेकिन दूसरे सब वेजिटेबल्स खा सकते हैं। जैसे कि गाउड वेजिटेबल जो है, बॉटल गाउड, बिटर गाउड, रिच गाउड, ये पूरी फैमिली जो है वो बहुत अच्छी होती है स्टोन के लिए, वो खा सकते हैं। प्रोटीन्स में एग जो है वो खा सकते हैं, और लेंटिल्स भी खा सकते हैं जिनको स्टोन्स है, और डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टोन्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर आपके खाने में है, और हेल्दी फैट है, और अगर प्रोटीन थोड़ा कम है, तो मसल ब्रेकडाउन के चांसेस कम हो जाते हैं उससे। बारकल्लाहु फीकी। और दही सुहूर में लेने से क्या प्यास कम लगती है? दही अगर साबुत में लेते हैं, तो दही में भी थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है, तो उससे प्यास कम लगेगी। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उससे भी हाइड्रेशन होता है, तो उससे प्यास कम लगती है। लेकिन दही जो है वो गुड क्वालिटी प्रोटीन देता है, और प्रोबायोटिक भी है, तो दही सुसूर में लेना अच्छी बात है, ले सकते हैं।
अच्छा है। ओके। और हलीम और हरीस खाना कैसा है? हलीम और हरीस मतलब खा सकते हैं, मगर उसमें ऑयल कम होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मसाले, जो गरम मसाले बहुत डाल देते हैं, इसको थोड़ा कम रखना चाहिए। अदरवाइज़ और जो अ, आप जो मटन यूज़ कर रहे हैं उस वो कैसा है, उस पे भी डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा फैट वाला नहीं होना चाहिए। तो जो भी फूड है ना वो बाय इटसेल्फ अनहेल्दी नहीं होते हैं, जो भी रेगुलर जो हम लोग घर में बनाते हैं ना, थोड़ा बहुत ट्वीक करते हैं तो वो फूड वही सेम चीज़ जो है वो हेल्दी बन सकती है। जी, जज़ाकल्लाह खैरन। और एक सवाल आया है कि माइग्रेन वाले क्या ले सकते हैं सहर और इफ्तार में? ये माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं, उनका एक ट्रिगर होता है कि अगर वो ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाते हैं तो उनको माइग्रेन का अटैक होता है। लेकिन अगर आप सहूर में आप अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखते हैं, इनफ फैट रखते हैं, हेल्दी फैट, प्रोटीन, अगर आपका सहूर अच्छा है, होलसम है, तो आपको इंशाल्लाह माइग्रेन अटैक नहीं होगा रमज़ान। सहूर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मील है रमज़ान। ओके। और एक सवाल है किसी का कि उस्तादा मेरी बेटी अंडरवेट है, उसे सहूर और इफ्तार में क्या दे सकते हैं? रोज़ा रख के बहुत वीक हो जाती है। जी। तो जैसा कि मैंने अभी बताई कि अंडरवेट है तो क्या करना चाहिए? कैलोरी डेंसिटी बढ़ा देना चाहिए, मतलब कैलोरी डेंस मतलब कम खा के भी ज़्यादा कैलोरीज़ मिले। वो कैसे होता है? नट्स जो है वो कैलोरी डेंस फूड होते हैं। इसी तरह हेल्दी ऑयल्स की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं खाने में, और प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ये सब की पोर्शन साइज़ आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर अंडरवेट है और वीकनेस होता है तो सहूर में पोर्शन साइज बढ़ाना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, डेट्स, इसी तरह बनाना, इसी तरह चिकन, एग, ये सब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और जो लेस डेंसिटी वाले, लेस कैलोरी डेंस फूड है, लो डेंसिटी फूड है जो कैलोरी में, वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे कि सूप्स हो गया, कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये सब जो है वो कैलोरी डेंस नहीं होते हैं, तो अगर कोई अंडरवेट है तो ये सब चीज़ें उनको अवॉइड करना चाहिए सभी में। जी। जी। और एक सवाल है कि ठंडी चीज़ें पीना जैसे ही हम लोग इफ्तार करें कैसा है? तो ठंडा पी सकते हैं, लेकिन बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ठंडा पीते हैं ना तो उससे क्या होता है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पी पाते हैं और आपको और ज़्यादा प्यास लगती है। तो थोड़ा कम ठंडा रखिए, एकदम चिल नहीं रहना चाहिए। और ठंडा पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, इसके अलावा उस्तादा आपने जो कहा था कि मील्स को हमको पहले पहले ये लाइक शेड्यूल करना है, वो किस तरह करना है? मील को शेड्यूल करना है मतलब कि सुहूर, इफ्तार और डिनर, करेक्ट? ये नहीं, इस क्वेश्चन तरह नहीं, आपने कहा था कि है। पहले ये खाइए, मीठा खाइए, फिर कुछ अच्छा, अच्छा, कम फिर कैलोरी। हाँ, हाँ। तो ये है ना, इफ्तार में बहुत हेल्प करता है ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। मील सीक्वेंसिंग हेल्प करती है। तो पहले आप खजूर खा लीजिए, फिर आप पानी पी लीजिए, और फिर आप फ्रूट खाइए। फिर आप ऐसा आइटम खाइए जो कैलोरी डेंस नहीं है, ज़्यादा डीप फ्राइड या बहुत शुगरी नहीं। सब तो आपको खाना ही नहीं चाहिए, बट ट्राई कीजिए कि प्रोटीन जो है चिकन या पल्सेस का जो भी आइटम है वो आप खाएं। उसके बाद में आप मेन मील खाएं, जो भी कार्ब्स की है, अगर वो आपके इफ्तार में है, जैसे कि होल व्हीट पास्ता ऐसा, या नूडल्स, बहुत मिस करते हैं ये सब, तो वो सबसे एंड में खाएं। और अल्लाह खैरन। और उस्तादा मीठे से रोज़ा तोड़ने से ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी क्या? खजूर से रोजा तोड़ने से ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है, क्योंकि इफ्तार के वक्त ज्यादातर हम लोगों का शुगर लेवल जो है वो ऑलरेडी लो ही होता है। तो अगर हम लोग एक खजूर या 3 खजूर खाते हैं तो उससे वो स्पाइक नहीं होगा, उससे वो नॉर्मल पे आ जाएंगे। जी। और थायराइड पेशेंट मेडिसिन कब लेना है? नॉर्मल से सुबह लेते ना रमज़ान में कैसा लेना है? सुबह में। जी।
तो आप ट्राई कीजिए कि थायराइड की टैबलेट जो है वो आप डिनर के 4 घंटे बाद ले लीजिए। मेन ये है कि थायराइड की टैबलेट जो है वो एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। आपके स्टमक में कोई फूड नहीं होना चाहिए, बस पानी हो सकता है। तो जब हम लोग कुछ भी खाते हैं ना तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को 2 से 4 घंटा लगता है। जो भी हम लोगों ने खाए हैं वो पहले हमारे स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। तो उसको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बोलते हैं, जो कि 2 से 4 घंटे में डिपेंड करता है कि आपने क्या खाए हैं। तो अ, आप ऐसा गैप रख सकते हैं 4 घंटा, 5 घंटा डिनर के बाद अ, ले सकते हैं आप थायराइड की टेबलेट, ठीक है? या फिर सुबह तक अगर आप जागे हैं, तो सुबह से 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं या 45 मिनट्स पहले ले सकते हैं। ये सुबह नहीं, सॉरी फर्स्ट, हाँ, सुबह से पहले भी ले सकते हैं। जी, उम्मीद है जिसने ये सवाल किया है उसने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद डिनर तरावी के बाद करना चाहिए या पहले? जी, डिनर तरावी की बात करना चाहिए, क्योंकि डिनर का मकसद ये है कि हम लोगों को थोड़ी और एनर्जी मिल जाए नेक्स्ट डे के लिए। तो डिनर तरावी की बात करना चाहिए। जी, और हाई बीपी वाले क्या खाए? जो हेल्दी फूड चॉइसेस हैं वो हर एक के लिए है। हाई बीपी वाले को सोडियम, नमक की चीजें ज्यादा नहीं खाना चाहिए और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इम्प्रूव ज्यादा लेना चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह खैरन। और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी सिम्टम्स हैं रमज़ान में, सेहत का कैसे ख्याल रखें? B12 की डेफिशिएंसी है इन्हें, तो ये उसके बारे में सवाल कर रहे हैं। जी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आयरन डेफिशिएंसी है या कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो उसका ट्रीटमेंट लेके आप जो भी हम लोगों ने अभी हेल्दी ऑप्शंस डिस्कस किए हैं वो कर सकते हैं और रोजा रख सकते हैं। जी, अभी हम लोग इंशाल्लाह स्टॉप कर देते हैं। जी, और ठीक है किसी के इंशाल्लाह। पास और कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। जिसने पार्टिसिपेट किया उनका भी, और उस्तादा आपने बहुत बेनिफिशियल और बहुत जामे दर्ज दिया। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे। आमीन। आमीन। ठीक और है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही ये हो पाया और आपने भी बहुत हेल्प की। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाय खैर दें। आमीन। अभी हम लोग मीटिंग एंड करते हैं इंशाल्लाह। आपको एक बुकलेट दे दिया जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी आपको थोड़ी देर में हम लोग एक बुकलेट शेयर करेंगे, जिस तरह हमने कहा था कि हम रमज़ान से पहले रमज़ान के लिए एक बुकलेट शेयर करेंगे। ग्रोसरी लिस्ट है उसमें, सुन्नत फूड की लिस्ट है इंशाल्लाह, कुछ रेसिपीज़ हैं। तो बस और वही। सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने एंड तक अटेंड किया, इसको अपना वक्त दिया। बारकल्लाहु फ़ीकुन्ना। ठीक है, फिर हम आज की मीटिंग एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।